नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बुद्धि के सिद्धांतों पर चर्चा की थी, उन्हीं को आज कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वीडियोस में पिछली क्लास में हमने 5 सिद्धांतों पर अध्ययन किया था। पहला सिद्धांत था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जो अल्फ्रेड बिने ने प्रतिपादन किया था। सेकंड था द्विकारक सिद्धांत, जो स्पीयरमैन ने दिया, और त्रितत्व सिद्धांत था, वो भी स्पीयरमैन ने दिया। फिर आता है बहुकारक सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने दिया, और 5वें नंबर का जो सिद्धांत था वो समूह कारक सिद्धांत, जो एच.एल. थ्रस्टन ने दिया था। आज बात करते हैं हम 6 नंबर का सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या संरचना सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी या संरचना सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इसका प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने, इन्होंने एक डिब्बे के रूप में दर्शाया इस सिद्धांत को। एक डिब्बे के रूप में दर्शाया इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु हैं, विषय वस्तु यानी कि कंटेंट, सेकंड आता है संक्रिया यानी ऑपरेशन, थर्ड है परिणाम या प्रोडक्ट। अब इसकी चर्चा करते हैं कि क्या है ये विषय वस्तु। विषय वस्तु किसको माना है? इन्होंने कारक दिए हैं, खंड दिए हैं, कितने? 120। सर्वप्रथम 1965 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उस वक्त 120 खंड थे, यहाँ 120 कारक थे, और वो कारक किस प्रकार थे? विषय वस्तु कंटेंट के तो कितने थे? 4। फिर बात करें संक्रियाओं के तो 5, और परिणाम के 6। तो कंटेंट के कितने थे? 4, और ऑपरेशन के 5, और बात करें प्रोडक्ट के 6। तो इनको मल्टीपल कीजिए, कितना आंसर आएगा? 120 कारक। सर्वप्रथम कब की बात है? 1965 की। अब दिया किस प्रकार? इन्होंने कहा है कि विषय वस्तु वह है जो हम समस्या समाधान के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो यहाँ इसको क्या माना है? आवश्यकता है। और फिर जिस चरण से हम गुजरते हैं, मानसिक प्रक्रियाएं होती है हमारी, तो वो आती हैं संक्रियाएं ऑपरेशन में, जहाँ हम उन चीज़ों को एकत्रित करते हैं जिनसे उस समस्या के समाधान तक पहुँचा जाए। और लास्ट में जब परिणाम की बात करते हैं, तो उस समस्या के समाधान तक पहुँचने की बात। विषय वस्तु में इन्होंने 4 चीज़ें मानी हैं: आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। ये डायग्राम इसलिए ही दर्शाया गया है कि आसानी से समझ में आ जाए। विषय वस्तु में है आकृतिक, सांकेतिक और शाब्दिक और व्यवहारिक। सेकंड नंबर बात करें संक्रिया या ऑपरेशन में, तो ऑपरेशन कहता है संज्ञान, फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है स्मरण, और थर्ड पॉइंट आता है अभिसारी चिंतन, फोर्थ है अपसारी चिंतन, और लास्ट है मूल्यांकन। अब ये बातें क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ क्या है? समस्या समाधान के कुछ तत्वों की आवश्यकता है। अब वो आवश्यकताएं कौन कौन से हैं? आकृतिक भी हैं, सांकेतिक भी हैं, शाब्दिक भी हैं और व्यवहारिक भी हैं। जब हम मानसिक क्रियाएं करेंगे, नेक्स्ट चरण की बात करें संक्रियाओं की, ऑपरेशन की, तो बात क्या है कि मानसिक क्रियाएं हम शुरू करते हैं। तो मानसिक क्रियाओं में संज्ञान भी होता है, स्मरण भी होता है, अभिसारी चिंतन भी होता है, अपसारी चिंतन भी होगा, मूल्यांकन भी होगा। और जो अंतिम चरण है इसका, परिणाम, प्रोडक्ट, उसमें आता है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग। अब कैसे वर्ग होगा, कैसे इकाई में, कैसे इनका संबंध देखेंगे, कैसे प्रणाली और रूपांतरण और अनुप्रयोग, फिर उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि विषय वस्तु पहला पॉइंट, संक्रिया ऑपरेशन सेकंड पॉइंट है, और परिणाम, प्रोडक्ट थर्ड पॉइंट है। अभी इसको सरल भाषा में समझते हैं, और अगर वैसे लिखे बिना डायग्राम के तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है।
पर आसान इसलिए है क्योंकि अगर डायग्राम में आप देखते हैं तो पहला पॉइंट जिसके 4 उपचरण हैं, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक, यहाँ तक ध्यान रखना। सेकंड बात करें संक्रियाएं, ऑपरेशन। ऑपरेशन में आते ही फिर 5 चरण हैं, संज्ञान, स्मरण, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन। यही तो दर्शा रखा है। क्या दर्शा रखा है? कंटेंट से कितने लिए हैं? 4, ऑपरेशन से कितने लिए हैं? 5 और प्रोडक्ट से 6। तो टोटल कारक कितने होते हैं? 120। ये ध्यान रखना 1965 में 120 कारक थे। मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं अभी। 1965 में 120 कारक थे इनके मॉडल। अब थर्ड इकाई परिणाम से कितने लिए गए थे? 6। फर्स्ट है इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और अनुप्रयोग। अब बात करते हैं कि संशोधन कब किया गया और आज वर्तमान में कितने कारक हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो 1977 में संशोधन हुआ इनका पहला, जेपी गिलफोर्ड का 1977 में संशोधन हुआ। पहला संशोधन 1977 में, ये ध्यान रखना बिल्कुल, 1977 में। यहां क्या किया गया? वही बात, COP यानी कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। अब कंटेंट में तो कितने बढ़ाए? यहां आकृतिक जो दे रखा है इसको हटाया गया और इसमें 2 और जोड़े गए। तो ये हटा, बचे 3, 2 और जोड़े गए, कितने हुए? 5। तो यहां क्या होता है? 5 × 5 × 6, तो कितने हुए? 5 25, 25 का 150। तो फिर मॉडल होता है 150 कारक बताइए। कब? 1977 में 150 कारक। फिर अगला संशोधन होता है 1918 में, 1980 में अगला संशोधन होता है और उस संशोधन में इन्होंने कारकों की संख्या कितनी कर दी? 180, और जो आज वर्तमान में भी वही है 180। फिर उन्होंने जो आकृतिक हटाया था और 2 नए जोड़े थे, उनमें फिर से आकृतिक को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ा? फिर से आकृतिक को जोड़ दिया गया। एक काम करते हैं, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, यहां तक समझ में आ गया आपको, या यहां लिख देता हूं आपको। पहले थे 1965 में कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। यहाँ थे 4, 5 और 6 बराबर 120। अब सेकंड जो संशोधन हुआ वो संशोधन था 1977 में। अब 1977 में क्या किया गया? यहाँ 5। अब ये क्यों किया गया? आकृति को हटाया, आकृति को हटाया और इसमें 2 नए उत्पाद जोड़े गए। क्या? 2 नए चरण जोड़े गए। फिर कितने हो जाते हैं? 5 और 5 और 6। हाँ, ऑपरेशन वही है, प्रोडक्ट भी वही है। क्या है? ऑपरेशन भी वही है और प्रोडक्ट भी वही है। तो अब होते हैं 150 कारक। फिर अगला जो थर्ड जो संशोधन है सेकंड, वो होता है 1980 में। अब 1980 में क्या किया गया? यहाँ तक ये 5 हैं और यहाँ हटा दिया गया था आकृति को, इसकी जगह 2 नए जोड़े गए थे। लेकिन फिर से आकृति को समूहित किया गया, मतलब फिर से आकृति को सम्मिलित किया गया। तो कितने हो गए? 6, 5 और 6। तो अब कितने हो गए? 180 कारक। तो अगर पूछा जाए कि जेपी गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया, बुद्धि का त्रिआयामीय संरचना सिद्धांत, उसमें कितने कारक हैं वर्तमान में? तो वर्तमान की बात की जाए तो 180 कारक हैं। अगर बात करें 1977 की तो वहाँ पर कारकों की संख्या होगी 150। अगर बात करता है 1965 की तो वहाँ कारकों की संख्या होती है 120। तो यहाँ तक ये समझ में आया बुद्धि का त्रिआयामीय संरचना का सिद्धांत। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही ध्यान रखना है
कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, इसको 3D थ्योरी भी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? 3D थ्योरी। 3D थ्योरी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये समझ में आ गया बुद्धि का त्रिआयामी संरचना सिद्धांत। विषय वस्तु में 4 आयाम थे पहले। बात करें ऑपरेशन संक्रियाओं की, उसमें 5 आयाम है टोटल, और परिणाम प्रोडक्ट में 6 उपचरण है। तो यहां तक समझ में आ गया। संशोधन सिर्फ एक में किया है, आकृतिक। संशोधन कहाँ हुआ है? आकृतिक में हुआ है। और इसी को पहले हटाता है और 2 नए जोड़ते हैं, और फिर वापस इसी को जोड़ दिया जाता है उन 2 के साथ में। तो ये ध्यान रखना, 120, 150 और वर्तमान में 180 कारकों की संख्या है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप, कोई भी एग्जाम्पल काफ़ी है। कि अगर आप कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लो आपके घर में सुबह शाम भोजन बनता है, तो आपको सब्जी बनानी है, आपको समस्या है। क्या समस्या है? कि सब्जी इवनिंग में किसकी बनाएं। तो आपके दिमाग में आया कि सब्जी तो हम किसकी बनाएंगे? भिंडी की सब्जी बनाते हैं। अब जब भिंडी की सब्जी बनाएंगे तो ये जो थॉट उत्पन्न हुआ है, ये क्या है? समस्या, क्योंकि भिंडी भी लेके आनी पड़ेगी और उसको तैयार भी करना पड़ेगा। अब जब आप लेकर आते हैं और तैयार करते हैं तो वो है सेकंड चरण, उसका संक्रिया है। और जब तैयार हो जाती है सब्जी तो वो क्या है? थर्ड चरण, परिणाम या प्रोडक्ट। अगला जो सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत। पदानुक्रमिक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया है, इसके प्रतिपादक हैं बर्ट और वेनिन। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बर्ट और वेनिन। इस सिद्धांत में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस सिद्धांत का मतलब है कि जो जी फैक्टर बात कर रहे थे हम, बुद्धि का द्विआयाम मतलब द्विकारक सिद्धांत, जी और एस फैक्टर की, वही बात यहाँ है। इन्होंने जी फैक्टर है उसको सबसे ऊपर रखा है, और जो स्पेसिफिक फैक्टर था, जो विशिष्ट कारक था, उसको बाद में रखा है। तो इन्होंने किस पर जोर दिया है? जी कारक पर। जी कारक को सबसे ऊपर रखा है, ये ध्यान रखना, जी कारक को सबसे ऊपर रखा है और एस कारक को बाद में रखा है। यही सिद्धांत है पदानुक्रमिक। और इन्होंने कहा है कि बुद्धि एक कर्मिक विकास है। क्या है? बुद्धि एक क्रम में होती है, ये ध्यान रखना, बुद्धि एक कर्मिक विकास है। बुद्धि एक कर्मिक विकास है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, प्रतिपादन बर्ट व वेनिन। अब यहां जी फैक्टर सबसे ऊपर रखा गया है और एस फैक्टर सबसे नीचे रखा गया है। मतलब जो विशिष्ट योग्यता होती है बालक में, उसका क्या किया है? उसको बाद में, और जी जो सामान्य फैक्टर होता है वो सभी में होता है, उसको सबसे ऊपर रखा गया है। अब हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। अगले सिद्धांत की बात करें, तरल ठोस और बुद्धि सिद्धांत। माफ कीजिएगा, यहाँ वेनिन नहीं है, वर्णन है। क्या था? वर्णन। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो सिद्धांत है तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत।
तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत। प्रतिपादक की बात करें तो कैटल, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। इसमें क्या है, तरल व ठोस बुद्धि किसको माना है, जो आनुवांशिक, जो वंशानुक्रम जो बुद्धि है और जिसका विकास लगभग किशोरावस्था तक होता है, वो मानते हैं तरल बुद्धि। तरल का क्या तात्पर्य है, वंशानुक्रम बुद्धि, वंशानुक्रम बुद्धि से, जिसका विकास कब तक होता है, लगभग किशोरावस्था तक। और नेक्स्ट हम बात करें ठोस क्या है, तो ठोस इन्होंने माना है कि जो वातावरण से अर्जित होती है, से वातावरण से, और जो वातावरण से अर्जित होती है वो किशोरावस्था के बाद की बुद्धि को मानते हैं। किशोरावस्था के बाद की बुद्धि। तो यहां ये ध्यान रखना, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने प्रतिपादित किया। तो कैटल क्या मानते हैं, बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण से प्राप्त होती है, और जो तरल बुद्धि है वो वंशानुक्रम बुद्धि है, और जो ठोस बुद्धि है वो है वातावरण से अर्जित बुद्धि। यहाँ वातावरण में जो सीखता है वही बुद्धि। अब नेक्स्ट हम बात करें तो एक कैटल ध्यान में रखना, तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया। बहुबुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया। इन्होंने सर्वप्रथम बात करें तो बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे, 7, कि 7 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। फिर इन्होंने एक प्रकार और जोड़ दिया, फिर 8 प्रकार की बुद्धि, और आज वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि का जिक्र किया जाता है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया। कब दिया था, 1983 में, 1983 में। तो पहला जो है वो है शाब्दिक बुद्धि। अब शाब्दिक बुद्धि क्या है, जिसको भाषाओं का सही से ज्ञान होता है, जिसको भाषाओं का सही से ज्ञान होता है, वो किस में आते हैं, शाब्दिक बुद्धि में भाषाओं का सही से ज्ञान होता है। अब इसमें कौन आ सकते हैं, जैसे लेखक है, वकील है, व्याख्याता है, उनको क्या है, शाब्दिक जो बुद्धि है, यानी कि शब्दों का चयन करने का तरीका, उनको मतलब जो व्याख्याता है वो बोलने का तरीका, तो ये इसमें आएंगे शाब्दिक बुद्धि में। सेकंड हम बात करें तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि। तार्किक या गणितीय बुद्धि में कौन आएंगे, जिसकी तर्क वितर्क करने की क्षमता अधिक होती है, मतलब कैलकुलेशन की स्पीड तेज हो, तो वो कौन सी बुद्धि में आएंगे, तार्किक या गणितीय बुद्धि पाई जाएगी उनमें। जैसे गणितज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, तो इसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तार्किक या गणितीय बुद्धि। थर्ड नंबर की बात करें शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि। अब शारीरिक गतिक बुद्धि
जिसमें शरीर से संबंधित मतलब शरीर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे हाथों का, पैरों का चलना दौड़ना, इन सब में क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि का उपयोग होता है। जैसे मुक्केबाज है, क्रिकेटर हैं, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, शारीरिक गतिक बुद्धि। अगली हम बात करें तो नेक्स्ट है अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि क्या है, जो दूसरे के मनोभावों को स्पष्ट जान सके, जो दूसरे के मनोभावों को समझ सके, वो किस बुद्धि में आएंगे, अंतः व्यक्तिक बुद्धि में, कि जो दूसरे के भावों को समझ सके। अब अंतः व्यक्तिक बुद्धि और दूसरा आता है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। इसी में बात करें, पहला है अंतः व्यक्तिक और दूसरा आता है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अंतराव्यक्तिक बुद्धि। अब अंतः व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक बुद्धि का अर्थ होता है जो स्वयं को जान सके, स्वयं की योग्यताओं को जान सके, वो है अंतराव्यक्तिक बुद्धि। और अंतर्व्यक्तिक जो दूसरे के भावों को जान सके, तो दूसरे के भावों को कौन जान सकता है, जैसे राजनेता है, वो क्या करता है, हर एक इंसान की जो मतलब क्या उसकी डिमांड है, क्या फील्ड में कार्य करना, तो इन सब चीज़ों से उसको क्या पता होता है, वो दूसरे के भावों को प्रकट होते देखता है और उनको समझता है। और अंतराव्यक्ति की जो बुद्धि है वो किन में पाई जाती है, जैसे संत हैं, कोई योगी हैं, तो अपने आप को समझ सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी योग्यताएं हैं और मेरे अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं। तो अंतःव्यक्तिक बुद्धि और अंतराव्यक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट बात करें संगीतात्मक बुद्धि। 6 नंबर की है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि में क्या होता है, संगीतात्मक बुद्धि की बात करें तो जो संगीत जिनके लय गति ये जो अच्छे होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि होती है, संगीतात्मक बुद्धि। ये जैसे लता मंगेशकर जी थे, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि थी, संगीतात्मक बुद्धि। नेक्स्ट बात करें 7 नंबर की प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरल बुद्धि। नेचुरल बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि किसमें पाई जाएगी, जो प्रकृति से प्यार करे और प्रकृति से जो प्रेम करता है, तो उसको पता है कि पेड़ पौधों को कैसे मतलब लगाया जाएगा, उनका कैसे विकास होगा, तो ये सब चीज़ें कौन जानता है। जैसे किसानों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, प्राकृतिक बुद्धि, किसानों में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि क्या है, जो संसार में छुपे रहस्यों को जान सके, तो ये कौन सी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। और नेक्स्ट है स्थानीय बुद्धि। अब स्थानीय बुद्धि की हम बात करें तो स्थानीय बुद्धि तो जैसे मूर्तिकार हैं, इनमें पाई जाती है, किनमें, मूर्तिकार वगैरह में स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। तो पहली है शाब्दिक बुद्धि। नेक्स्ट बात करें तार्किक या गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतराव्यक्तिक बुद्धि और संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि और स्थानीय बुद्धि। तो ये याद रखना, सर्वप्रथम जब सिद्धांत प्रतिपादित किया गया 1983 में, तब कौन सी कितने प्रकार की बुद्धि थी, केवल 7 प्रकार की। और जब 2000 में लास्ट बुद्धि जोड़ी गई थी सन 2000 में, तो स्थानीय बुद्धि को और शामिल किया गया था। तो यहाँ तक ये बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का है।
अब जो आगे सिद्धांत हैं उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं। अगला है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत, जो दिया बीएस ब्लूम ने। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत बीएस ब्लूम। इन्होंने कहा है बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। क्या कहा है? बुद्धि जैसी कोई चीज नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला सिद्धांत है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत। अब लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत क्या है? लेवल फर्स्ट तो है वंशानुक्रम से संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित। और लेवल सेकंड की बात करें, लेवल सेकंड है वातावरण से संबंधित। प्रतिपादन जॉनसन ने किया है, जॉनसन। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिद्धांत। लेवल फर्स्ट में क्या बताया? वंशानुक्रम से संबंधित, और सेकंड की बात करें तो वातावरण से संबंधित। नेक्स्ट है त्रिचापीय सिद्धांत। अगला है त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत। त्रिचापीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने किया है। स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने 3 चरण बताए हैं इस सिद्धांत में। कितने चरण बताए हैं? 3 चरण बताए हैं। पहला है प्रसंगाश्रित सिद्धांत, प्रसंगाश्रित घटक, 3 घटक बताए। सेकंड है वातावरणीय घटक। और तीसरा है अनुभव आधारित घटक। अनुभव आधारित घटक। प्रसंगाश्रित घटक क्या है कि जो नवीन कार्य कर रहे हैं हम, उससे पहले सारी जो पिछले वाली सारी घटनाएं उनको जानने की कोशिश करेंगे। क्या है? नवीन कार्य करने से पहले, नवीन कार्य करने से पहले पिछली सारी घटनाओं को जानने की कोशिश। वातावरणीय घटक का संबंध किससे है? जो हमारे आसपास का परिवेश है या बुद्धि के आसपास का परिवेश है। आसपास के परिवेश से।
अनुभव आधारित घटक, कोई नवीन कार्य करेंगे तो पूर्व अनुभवों की सहायता से करेंगे। इसका मतलब क्या है, नवीन कार्य पूर्व अनुभवों की सहायता से करेंगे। तो ये समझ में आया त्रिचापीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। पहला घटक है प्रसंगाश्रित घटक है, नवीन कार्य करने से पहले पिछली सारी घटनाओं को जानने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट सेकंड घटक है वातावरणीय घटक, जिसमें आसपास के परिवेश से संबंध होता है इसका। अनुभव आधारित घटक है, वो नवीन कार्य करने से पहले पूर्व अनुभवों का हम ध्यान रखते हैं, पूर्व अनुभवों पर आधारित नवीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करें, अगला सिद्धांत है प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत। प्रतिपादक थॉमसन ने किया इसका, कब, 1955 में। प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत। प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत क्या है कि इसमें व्यक्ति में जो सभी योग्यताएं होती हैं उनमें से एक एक अंश को चुनकर एक नवीन योग्यता बनाई जाती है। मतलब मनुष्य में, व्यक्ति में जितनी भी योग्यताएं हैं पहले से, नहीं, सभी योग्यताओं में से एक एक अंश को चुनकर एक नवीन योग्यता का निर्माण किया जाता है। सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक अंश चुनकर नवीन योग्यता का निर्माण करता है। यही सिद्धांत है ये प्रतिदर्श या न्यायदर्श सिद्धांत, कि सभी योग्यताओं में से व्यक्ति एक एक अंश चुनकर नवीन योग्यता का निर्माण करता है, मतलब वो बढ़ाता जाता है उसको। या एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई मार्केट से सामान खरीदना चाहते हैं तो उसका पहले सैंपल चेक करते हैं कि इसका सैंपल कैसा, और उस सैंपल के हिसाब से आप तय करेंगे बाद में, जब सैंपल सही है तो आप डिसाइड करते हैं कि इसको थोड़ा लेना है, अधिक लेना है, इस सामग्री को अधिक मात्रा में खरीदनी है या कम मात्रा में खरीदनी है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सैम्पलिंग थ्योरी। नेक्स्ट बात करें हम अगला सिद्धांत है विकासात्मक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है विकासात्मक सिद्धांत। डेवलपमेंट थ्योरी। विकासात्मक सिद्धांत, तो आप सभी को पता है विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया है, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने चार अवस्थाएं बताई हैं, उन चार चरणों में बुद्धि का विकास होता है। चार अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
और चौथा चरण है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज भी बताई थी इन्होंने 0 से 2 वर्ष संवेदीगामक अवस्था, 2 से 7 वर्ष के लिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 वर्ष से अबव 11 से अधिक के बच्चे किस में रखे हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये जीन पियाजे का मॉडल है विकासात्मक सिद्धांत बुद्धि का, जिसमें क्या किया है? 4 अवस्थाएं बताइए, चारों अवस्थाओं से ही क्या होता है? बालक में बुद्धि का विकास होता है। अब जो लास्ट अंतिम सिद्धांत है बुद्धि का, वो है बुद्धि क और ख का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है बुद्धि क और ख का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया है? हैब ने। किसने दिया है? हैब ने। हैब ने कहा बुद्धि क और ख का सिद्धांत है। क और ख का सिद्धांत का अर्थ क्या है? क किसको माना है? बुद्धि क माना है इन्होंने जन्मजात गुणों को। बुद्धि क माना है जन्मजात गुणों को। और बुद्धि ख माना है, बुद्धि क है, क तो है जन्मजात गुणों को, और ख किसको माना है? अधिगम आधारित अनुभवों को या वातावरणीय अनुभवों को, अधिगम अनुभवों को। और इन दोनों को मिलाकर के क और ख दोनों तत्वों को मिलाकर के तीसरे तत्व का और निर्माण किया गया। तीसरा तत्व और उत्पन्न होता है, वो है ग। और ये दोनों मिलकर के तीसरा जो तत्व है ग है, ये जिसमें पाया जाता है वो सभी कार्य या सभी समस्याओं का समाधान करता है। ग को क्या कहा है? सभी समस्याओं का समाधान। ये दोनों हो, बुद्धि क और बुद्धि ख, अगर दोनों पाए जाते हैं तो तीसरा सिद्धांत है ग। और तीसरा जो कारक है जो उसमें सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इनका मानना है बुद्धि क का संबंध है जन्मजात गुणों से, और बुद्धि ख का सिद्धांत बुद्धि ख है वो क्या है? अधिगम अनुभवों पर आधारित या वातावरण से संबंधित, जो वातावरण से अर्जित करते हैं वो। ये दोनों मिलकर ग तत्व को उत्पन्न करती हैं। तो ग तत्व क्या कहता है? जब ग तत्व विद्यमान होगा जिस व्यक्ति में, तो वो सभी समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो यह है बुद्धि के सिद्धांत। पिछली क्लास में भी अध्ययन किया था बुद्धि के सिद्धांतों का, और आज भी हमने बुद्धि के सिद्धांतों का अध्ययन किया है। यहाँ तक लगभग आपके लिए सभी क्लियर है सिद्धांत। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट की।